नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जो 7वीं क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के 7वें चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में इन डिटेल में हम सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे सेटलमेंट से। अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव ऑन ट्रीज एंड इन केव। When they started to grow crop, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlement became larger. Settlement flourished and civilization developed near river valleys. Do you recall the names of the civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and होयांगहो? तो देखिए यहाँ पे सेटलमेंट हम किसे कहेंगे। सेटलमेंट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमें कई सारे मकान या घर देखने को मिलते हैं। वो जो एरिया होता है, वो जो साइट होती है, उसे हम कहते हैं सेटलमेंट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी के दिनों में जिस किसी भी जगह पे रहते हो, चाहे वो शहर हो या गांव, उस जगह को आप सेटलमेंट ये कह सकते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के लोग थे, उनका घर हमें सबसे पहले जो ट्रीज थी, जो जंगल का जो एरिया था, वहां पे देखने को मिलते थे। उसी समय जो पहाड़ थे, पहाड़ों में जो भी केव्स थी, उन केव्स में हमें उनके निवास या उनके घर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो खेती है उसका इनोवेशन हुआ, उसका विकास हुआ, वैसे वैसे जो मनुष्य है उसको जरूरत जान पड़ी कि जो परमानेंट होम है वो हमें खेती के लिए सहायक साबित होते हैं। मतलब जहां पे हमें खेती करनी है, अगर उसी एरिया में हम हमारा परमानेंट स्थायी निवास बनाए, तो उस एरिया में जो खेती है वो अच्छी प्रकार से हो सकती है। तो जो परमानेंट होम है उसका कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो स्थायी निवास है उसका बेस हमें जो खेती है वहां से देखने को मिलता है। और शुरुआती दिनों में जो परमानेंट होम थे, हमें खासकर जो रिवर है उसके वैली एरिया में या उसके आसपास के एरिया में ही देखने को मिलते थे। उसके मुख्य दो रीजन थे। एक तो जो वाटर था, जो पानी था, उसकी अवेलेबिलिटी, और दूसरा है उस एरिया की जो भी जमीन है वो काफी फर्टाइल या उपजाऊ हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण उस एरिया में एक तो पानी मिलता है, दूसरा जमीन उपजाऊ होने के कारण जो भी अन्न है या जो भी क्रॉप का कल्टीवेशन है वो वहां पे अच्छी तरह से होने के कारण वहां पे जो मनुष्य है उसने सबसे पहली अपनी बस्ती या निवास बनाने की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका विकास होता गया, वही सेटलमेंट बिकम लार्जर। मतलब आज के दिनों में जो भी सेटलमेंट हम देखते हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता, हैदराबाद या चेन्नई, यहाँ की जो सेटलमेंट है वो जो प्राचीन जमाने से आज तक अगर उसका डेवलपमेंट देखें, एक छोटे यूनिट से आज के दिनों में एक बड़ा यूनिट के रूप में उन्हें हम देख सकते हैं। तो उसका रीजन था ये जो सेंटर है, इस एरिया में ट्रेड, कॉमर्स और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका विकास। और जैसे जैसे कोई सेटलमेंट विकसित होती है तो उसका सिविलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में भिन्न भिन्न वर्गों के, भिन्न भिन्न जाति से या धर्मों से या भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया है, खुद को रेगुलेट करने के लिए खुद से कुछ नियम बनाए हैं, और वो जो नियम है उनको इन्फोर्समेंट करने के लिए उन्होंने कुछ संस्थाएं भी बनाए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कुटुंब एक संस्था है, दूसरी है पुलिस प्रशासन, न्यायालय। मतलब ये जो संस्थाएं है वो क्या करती है, जो सोसाइटी है उसमें जो भी नियम है, जो भी कानून है, वो ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसको देखा जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम जिस किसी भी सोसाइटी में, जिस किसी भी समाज में हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इस प्रकार का जो सिविलाइजेशन था वो हमें हमारे इंडिया में जो इंडस नदी का एरिया है, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, वहां पे देखने को मिलता है। जो ईरान और इराक का एरिया है, वहां पे टिग्रिस नामक एक नदी थी,
उसके बेसिन एरिया में इस प्रकार का सिविलाइजेशन हमने देखा है। और जो इजिप्ट है नाइल नदी के अराउंड, और जो चीन है वहां पे जो होयांग हो नदी है वहां पे हमें प्राचीन जमाने में जो सिविलाइज सोसाइटी था उसका विकास होता हुआ देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्पररी सेटलमेंट की। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाई फॉर द शॉर्टर टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountain often dwell in such a temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting cultivation and transhuman activities. तो यहाँ पे टेम्पररी जो वर्ड होता है उसका मतलब है अस्थाई। मतलब जो भी सेटलमेंट है वो स्थायी रूप से ना होकर अस्थायी रूप में हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है टेम्पररी सेटलमेंट। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल हम एज अ स्टूडेंट का लेते हैं। देखिए जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी पढ़ाई की और उनका जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करने के लिए वन एरिया टू अनदर एरिया ट्रैवल करते हैं। और वो जो पीरियड होता है इट कैन बी 2 ईयर और 3 ईयर। मतलब जो कोर्स का टाइम होगा उतने दिनों में वो क्या करेंगे, एक दूसरी जगह पे खुद का निवास बनाएंगे। इस प्रकार का जो निवास होता है उसे कहा जाता है टेम्पररी सेटलमेंट। अब ये जो सेटलमेंट होता है वो हमें खासकर जो डीप फॉरेस्ट का एरिया होता है, मतलब जो घने जंगल का एरिया होता है वहां पे टेम्पररी सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हॉट और जो कोल्ड डेजर्ट का एरिया होता है वहां पे भी हमें इस प्रकार का टेम्पररी सेटलमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हम हॉट और जो कोल्ड डेजर्ट है इसके बीच में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो डेजर्ट है इसकी परिभाषा यहाँ पर करेंगे। तो डेजर्ट हम किसे कहेंगे, देखिए जिस किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है उसकी मात्रा अगर काफी कम हमें देखने को मिले, मतलब वहां पे कोई भी वेजिटेशन है वो काफी ना के बराबर हो, तो उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। और इस प्रकार का वेजिटेशन ना होने के एरिया हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो है रेतीला रेगिस्तान का एरिया। मतलब खासकर अगर हमारे इंडिया की बात करें, जो राजस्थान में जो रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है वहां पे हमें इस प्रकार का डेजर्ट देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारे पोल का एरिया है उस पोल के एरिया में भी हमें कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो लैंड होती है वहां पे पूरी की पूरी बर्फ हमें देखने को मिलती है। उसके कारण उस बर्फ पे कोई भी हरी वनस्पति हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो राजस्थान का एरिया है वो है हमारा हॉट डेजर्ट, और जो हमारा कोल्ड एरिया है चाहे वो पोल का रीजन हो चाहे वो जो हमारा हिमालय है उसकी ऊंची चोटियां हो, उस चोटियों पे पाए जाने वाला जो बर्फ हो उसे कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो टेम्पररी सेटलमेंट होता है वहां पे जो भी ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हंटिंग, मतलब जो वन्य जीव है उनकी शिकार की जाती है। उसी समय दूसरा है गैदरिंग। अब जो गैदरिंग में क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो पेड़ के पत्ते हो या कोई और प्रोडक्ट, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है गैदरिंग। तीसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और आखिर में हमें ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारी दृष्टि से यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटीज है ये दो कंसेप्ट काफी महत्वपूर्ण है, उसको जरा डिटेल में समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन खासकर जो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो जंगल का एरिया होता है वहां पे एक लैंड होती है और उस लैंड पे जो कोई भी पेड़ हो उनको काटकर वहां की लैंड पूरी तरह से क्लियर की जाती है और उस एरिया में खेती की जाती है या क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो एरिया है इस एरिया में जो खेती है वो 2 से 3 साल के बीच में की जाती है। 2 से 3 साल के बाद यहाँ की जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। उसके कारण जो क्रॉप है, जो फसल है, उसकी जो पैदावार है वो कम मिलने लगती है, जिसके कारण यहाँ से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं। फिर से इस एरिया में जो भी जंगल होगी, जो भी पेड़ या वनस्पति होगी उनको काटा जाएगा और यहाँ से फिर से एक नई लैंड बनाई जाएगी और यहाँ पे फिर से 2 से 3 या ये पीरियड हमें 4 से 5 साल के बीच में भी देखने को मिलता है।
फिर से 4 से 5 साल के बाद या 2 से 3 साल के बाद यहाँ की जो जमीन है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है फिर से कम होगी, फिर से यहाँ से लोग शिफ्ट करेंगे और तीसरी एक जगह पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जो पेड़ है उनको काटेंगे, यहाँ पे जमीन बनाएंगे और यहाँ से फसल की पैदावार करेंगे। इस प्रकार से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मतलब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं और वहां पे जो जमीन है उसको क्लियर करते हैं और वहां पे खेती करते हैं और आखिर में फिर से जहां से उन्होंने शुरू किया था उसी एरिया में फिर से कई पेड़ पौधे हमें नेचुरल वे में रिस्टोर होते हुए देखने को मिलते हैं। फिर से यहाँ पे जो भी पेड़ होंगे उनको काटा जाएगा और फिर से इसी लैंड पे खेती की जाएगी। इस प्रकार से ये एक साइकिल सा बन जाता है और इस प्रकार की जो खेती होती है उसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इस प्रकार की जो खेती, खासकर अगर हमारे भारत देश की बात करें, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं वहां पे की जाती है, तो वहां पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसे कहा जाता है झूम कल्टीवेशन। दूसरा हमारा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट था वो था ट्रांसह्यूमन। तो यहाँ पर जो ग्लोसरी है उसके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल मूव इन अ सर्च ऑफ अ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन अ सीजन। तो यहाँ पे जो ट्रांस मूवमेंट की जो एक्टिविटी होती है वहां पे हमें सीजनल मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब ऋतु के अनुसार जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वन एरिया टू अनदर एरिया ट्रैवल करते हैं। ये जो लोग होते हैं उनमें जो जानवर होते हैं जिनको पालने का काम जिन लोगों के द्वारा किया जाता है वो लोग क्या करते हैं, ट्रांस मूवमेंट की इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। अब इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो क्यों करते हैं, देखिए किसी एक पर्टिकुलर सीजन में किसी एक एरिया में जो जानवर होते हैं उनके लिए जो चारा चाहिए वो एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलता है। अब जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है वहां पे जो भी फसल होगी या जो भी चारा होगा, जो भी घास होगी वो खत्म हो जाएगी और यहाँ से अब उनको क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है और दूसरी जगहों पे जहाँ पे भी घास का एरिया है वहां पे वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अपने जानवरों के साथ। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, इस प्रकार के जो कार्य या मूवमेंट होती है उसे कहा जाता है ट्रांसह्यूमन। यहाँ पे नीचे पिक्चर दी गई है, कुछ लोग हैं यहाँ जो कि बकरियों को संभालने का या पालने का काम कर रहे हैं। अब ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही सीजन बदलेगा वो क्या करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे साइड में हमें एक डू यू नो दिया गया है, उसको भी जरा देख लेते हैं। द प्लेस वियर द बिल्डिंग और द सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर favorable climate, availability of water, suitable land and fertile soil। तो देखिए जिस किसी भी एरिया में नए सिरे से जो मानवीय वसाहत है अगर उसका विकास हमें देखने को मिलता है तो उस एरिया को हम साइट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डर लोग होते हैं जिस किसी भी एरिया में उनके जो निवासी घर है उनके प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, वो जो एरिया है उसे एज ए साइट के नाम से वो बुलाते हैं। लेकिन किसी भी एरिया में जो मानवीय वसाहत है उसका विकास होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता। अगर किसी एक एरिया में जो मनुष्य की जो वस्ती है उसका विकास हमें करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होना जरूरी होती है, जिनमें सबसे पहली है जो कोई भी एरिया हो वहां का जो क्लाइमेट हो वो फेवरेबल, मतलब अच्छा होना चाहिए, ना तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज्यादा ठंड होनी चाहिए, मतलब मॉडरेट वे में उस एरिया का क्लाइमेट होना चाहिए। और जिस किसी भी एरिया में हम सेटलमेंट बनाते हैं उस एरिया में जो वाटर है, जो पानी है, उसकी अवेलेबिलिटी सही मात्रा में और क्वालिटी वाटर वहां पे मिलना चाहिए। तीसरा है जिस किसी भी एरिया में हम ये घर बना रहे हैं या वस्ती स्थान बना रहे हैं, इट कैन बी सुटेबल लैंड, मतलब जो पहाड़ी इलाका है वहां पे घर बनाना काफी मुश्किल होता है, वह उसी समय वहां पे जो घर बनाते हैं वो काफी महंगा भी हमें देखने को मिलता है। तो उस प्रकार के एरिया में जो सेटलमेंट होती है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो समतल एरिया होता है, जो फ्लैट एरिया होता है, वहां की जो लैंड होती है वो जो सेटलमेंट है उसको डेवलप करने के लिए एक आइडियल लैंड के रूप में उसे हम देख सकते हैं। और आखिर में चौथे नंबर पे जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल सॉइल है, उस एरिया में भी काफी अधिक मात्रा में सेटलमेंट का डेवलपमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि खेती के लिए जो फर्टाइल लैंड है वो काफी
सहायक या मददगार हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की अगर 4 आइडियल कंडीशन किसी एक एरिया में अगर हमें देखने को मिलती है तो उस एरिया में जो सेटलमेंट है वो काफी अधिक मात्रा में हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसकी एक पिक्चर हमें दी गई है। टेम्पररी सेटलमेंट के बाद दूसरी तरफ हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट की। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। तो परमानेंट जो वर्ड है वो है स्थायी, मतलब जिस किसी भी एरिया में जो स्थायी रूप में लोग रहते हैं तो उसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो रूरल सेटलमेंट होता है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। The villages are a rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Rural settlement can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwelling where flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over extensive area. This type of settlement mostly found in the hilly tracts, thick forest and regions of the extreme क्लाइमेट। तो देखिए जो हमारा इंडिया है उसमें सबसे अधिक मात्रा में विश्व में विलेजेस या गांव हमें देखने को मिलते हैं और जो गांव का सेटलमेंट होता है वहां पे मुख्य रूप से हमें एग्रीकल्चर या फार्मिंग ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क या ट्रेडिंग इस प्रकार की एक्टिविटीज मुख्य रूप से वहां पे हमें देखने को मिलती है। जो खासकर प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वो हमें खासकर रूरल एरिया में हमें देखने को मिलती है। जो रूरल सेटलमेंट होती है वो हमें दो प्रकार की देखने को मिल सकती है, जिनमें एक है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा है स्कैटर्ड सेटलमेंट। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है उसमें जो भी घर हमें देखने को मिलते हैं वो काफी पास पास हमें देखने को मिलते हैं। साइड में ये हमें पिक्चर देखने को मिल रही है, इट इज एग्जांपल ऑफ द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और दूसरा है स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब जो स्कैटर सेटलमेंट होता है वहां पे जो घर होते हैं दो घरों के बीच में काफी सारा अंतर हमें देखने को मिलता है। नीचे की जो पिक्चर है इट इज एग्जांपल ऑफ द स्कैटर्ड सेटलमेंट। और ये जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होते हैं वो खासकर हमें जो हिली एरिया होती है, मतलब जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। उसी समय घने जंगलों के एरिया में भी हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। और जिस किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट हो काफी एक्सट्रीम होता है, मतलब ज्यादातर हॉट होता है या ज्यादा कूल होता है, उस एरिया में हमें स्कैटर सेटलमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब जिस किसी भी एरिया का क्लाइमेट फेवरेबल हो, मॉडरेट वे में हो, उस एरिया में हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन अ रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरमेंट। जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वहां पे जो भी वो घर बनाते हैं उनके घर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार के वहां पे हमें घर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी एक एरिया में काफी अधिक मात्रा में बरसात होती है तो वहां पे जो भी घर होंगे उनकी जो छत होगी वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। लेकिन जिस किसी भी एरिया में अगर जो बरसात हो काफी कम मात्रा में होती हो या थोड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती हो तो उस एरिया के जो भी घर होंगे उनकी छत हमें इस प्रकार से फ्लैट देखने को मिलेंगी। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और जो इन्वायरमेंट है उस परिस्थिति के अनुसार वहां के जो घर होते हैं रूरल एरिया में वो हमें बनाए हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर से ये जो ट्रांस ह्यूमन की जो एक्टिविटी है जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो फिर से यहाँ पे ऐड होती हुई हमें देखने को मिलती है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा रूरल सेटलमेंट है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। स्कैटर्ड सेटलमेंट ऑफ हेवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ। जो स्लैंटिंग रूफ होते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। Places where water accumulate in a rainy season, the houses are constructed on a raised platform or a stilts। तो यहाँ पे ये पिक्चर हमें दी गई है स्टिल्ट प्लेटफॉर्म, मतलब जिस किसी भी एरिया में रेनफॉल काफी अधिक मात्रा में हो और उस एरिया में जो पानी हो काफी जमा होता हुआ अगर हमें देखने को मिलता हो वहां पे जो भी घर होंगे वो हमें इस प्रकार से ऊंचाई पे खांबों के ऊपर बने हुए देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के जो घर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टिल्ट हाउस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
Thick mud walled houses with the thatched roofs are very common in area of the hot climate. Local material like stone, mud, clay, straw, etc. are used to construct the houses. और जो दूसरे प्रकार का क्लाइमेट होता है, मतलब जिस किसी भी एरिया में जो टेम्परेचर हो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, वहां पे जो भी घर होंगे हमें वहां पे वो इस प्रकार से फ्लैट रूफ के देखने को मिलेंगे और उनकी जो भी वॉल्स होंगे वो मिट्टी से बने हुए हमें देखने को मिलती है। मिट्टी क्या करते हैं, जो भी टेम्परेचर होता है आउटसाइड के एरिया में उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके कारण जो भीतर का एरिया है वहां पे काफी गर्मी हमें देखने को नहीं मिलती। और जो रूरल एरिया होता है वहां पे जो भी घर बनाए जाते हैं उसमें खासकर जो स्थानिक लेवल पे मतलब लोकल एरिया में जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उसी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक एरिया में जो स्टोन्स है, जो पत्थर है, उसकी अवेलेबिलिटी अगर अच्छी हो तो वहां पे उन घरों में सबसे अधिक मात्रा में स्टोन का इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। उसी समय मड, क्ले और जो स्ट्रॉ होती है, जो लकड़ी होती है, उसका भी इस्तेमाल स्थानिक लेवल पे किया जाता है। दूसरे प्रकार की सेटलमेंट होती है अर्बन सेटलमेंट। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। इन अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो हमारा सिटी का एरिया होता है उस प्रकार की जो सेटलमेंट होती है उसे कहा जाता है अर्बन सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद, इस प्रकार के जो बड़े बड़े शहर है उन्हें कहा जाता है अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पे जो टाउन्स होते हैं दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द सिटीज। अगर आपसे पूछा जाए कि टाउन बड़े होते हैं या सिटी बड़ी होती है तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए सिटीज आर बिगर देन दी टाउन्स। और जो अर्बन एरिया होता है वहां पे जो लोग होते हैं उनका मुख्य ऑक्यूपेशन या उनका मुख्य व्यवसाय हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है। ट्रेडिंग, व्यापार काफी अधिक मात्रा में उस एरिया में हमें देखने को मिलता है और भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वहां पे हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो द्वितीय और जो तृतीय क्रमांक की जो एक्टिविटीज है वो हमें खासकर शहरी एरिया में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट इज द मीन बाय विच पीपल एंड गुड मूव। The four major means of transport are roadways, railways, waterways and airways। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एक तो पीपल और दूसरा गुड्स, मतलब जो भी वस्तुएं होती है उनका आवागमन हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे पीपल और जो गुड्स है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने का काम या शिफ्ट करने का काम जो ये ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है उसके द्वारा किया जाता है। और मुख्य रूप से 4 फॉर्म में हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा वाटरवेज और आखिर में हमें एयरवेज देखने को मिलता है। ये जो 4 मुख्य ट्रांसपोर्ट के फॉर्मेट है उनको इन डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रोडवेज की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस आर रोड्स। They can be metalled pakka and unmetalled kacha. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrain like desert, forest, and even high mountain. Manali Leh Highway in the Himalayan mountain is one of the highest roadway in the world. Road built underground are called subways or underpass और फ्लाईओवर आर बिल्ड ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। रास्तों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हमारा जो घर होता है या जो हमारा कार्यस्थल होता है वो इन्हीं रास्तों के द्वारा कनेक्ट किया हुआ हमें देखने को मिलता है। जो रोड्स होते हैं वो खासकर जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है, मतलब जो कम दूरी की जो भी मूवमेंट होती है उसमें रोड काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो रोड होते हैं वो हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनमें एक हमें मेटल रोड जिसे हम पक्का रास्ता कहते हैं और दूसरा होता है अनमेटल रोड जिसे हम कच्चा रास्ता कहते हैं। जो शहरों में जो रास्ते हम देखते हैं वो खासकर मेटल मतलब पक्के होते हैं और जो गांव होते हैं, गांव के जो रास्ते होते हैं खासकर उस एरिया में हमें आज के दिनों में भी अनमेटल्ड कच्चे रास्ते देखने को मिलते हैं। जो रोड है उनका जो नेटवर्क है
काफी अधिक मात्रा में हमें खासकर जो प्लेन का एरिया होता है, जो मैदानी एरिया होता है, वहां पे देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि जो प्लेन होते हैं वो पूरी तरह से फ्लैट होने के कारण वहां पे जो रोड हम बनाते हैं उसका जो लागत खर्च है वो काफी कम आता है। उसी समय जो प्लेन का एरिया होता है वहां पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है काफी अधिक मात्रा में होने के कारण वहां पे जो पॉपुलेशन है उसका जो शिफ्टिंग होता है या उसका जो ट्रैवलिंग होता है उसके लिए रोड काफी अधिक मात्रा में उस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय जो रोड हमें जो डेजर्ट का एरिया होता है वहां भी देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं और इवन जो हाई माउंटेन के एरियाज होते हैं वहां पे भी हमें रोड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो एरिया है इन एरियाओं में जो रोड्स की डेंसिटी है या जो रोड्स का घनत्व है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में मनाली लेह हाईवे जो कि हमें हिमालय माउंटेन में देखने को मिलता है, ये एक विश्व का हाईएस्ट रोडवे हमें देखने को मिलता है। अब ये जो रोड होते हैं आपने उन्हें अंडरग्राउंड इस प्रकार से भी देखा होगा, उसी समय कुछ रोड आपने इस प्रकार से जमीन से ऊपर उठते हुए भी देखे होंगे। यहाँ पे जो जमीन से ऊपर उठने वाले जो रोड होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लाईओवर, और जो अंडरग्राउंड होते हैं खासकर जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया को पास करने के लिए उसके बीच से एक टनल बनाया जाता है और वहां से एक रोड निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है। उस प्रकार के जो रोड होते हैं उन्हें कहा जाता है सबवे या अंडरपथ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। साइड में यहाँ पे हमें एक डू यू नो दिया गया है, उसे भी जरा देख लेते हैं। There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connect Delhi, Mumbai, Chennai and कोलकाता। तो देखिए जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में दो प्रकार के रोड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें एक है नेशनल हाईवे और दूसरा है स्टेट हाईवे। जो नेशनल हाईवे होते हैं उनको उनको बिल्ड और बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसी समय जो स्टेट हाईवे होते हैं उनके बनाने का काम राज्यों के द्वारा किया जाता है। हाल ही के दिनों में जो हमारा इंडिया है उसमें जो भी रोड बनते हैं वो एक्सप्रेस वे के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक एक्सप्रेस वे है, उसके बारे में एक जानकारी दी गई है, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से जो हमारा इंडिया है उसका नक्शा हमें देखने को मिलता है, इसको एज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में हमारा दिल्ली आता है और दिल्ली के बाद यहाँ पे हमें मुंबई देखने को मिलता है। मुंबई के बाद यहाँ पे इस एरिया में हमें चेन्नई देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें कलकत्ता या जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं वो सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ये हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी में से इन्हें गिना जाता है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे है या एक्सप्रेस वे है ये क्या करता है, इन चार सिटीज को जोड़ता है। मतलब यहाँ से दिल्ली से ही ये हाईवे मुंबई को कनेक्ट करेगा, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई कोलकाता और कोलकाता से फिर से दिल्ली। एक प्रकार से ये यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इसी को कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है वो किन महत्वपूर्ण सिटीज को जोड़ता है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये जो फैक्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर दो पिक्चर दी गई है। पहले पिक्चर में हमें यहाँ पे मेटल रोड देखने को मिलते हैं जो कि हमें हाईवे या जो नेशनल हाईवे है वहां पे देखने को मिलते हैं, और जो अनमेटल रोड होते हैं वो हमें जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से मेटल और जो अनमेटल रोड है उसको आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रेलवेज की। द रेलवे कैरी हेवी गुड्स पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड cheaply. The invention of the steam engine and industrial revolution helped in speedy development of railway transport. Diesel and electrical engines have largely replaced the steam engine. In place, super fast trains have been introduced to make journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technology skill have enabled the laying of the railway lines on
difficult mountain trains also. Indian railway network well developed. It is the largest in Asia. तो देखिए जो रेलवे होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिनमें सबसे पहली है रेलवे के थ्रू जो गुड्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। दूसरा है पीपल, जो लोग होते हैं उनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो खासकर जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, काफी ज्यादा मात्रा की जो दूरी होती है वहां पे हमें काफी काम आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस में रेलवे काफी यूजफुल होता है। उसी समय जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो जर्नी होता है वहां पे जो रेलवे है वो काफी हमें क्विकली और स्पीडीली क्या करता है, उस जगह पे पहुंचाने का काम करता है, और यहाँ पे आने वाला जो खर्च है वो भी काफी हमें कम देखने को मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर हमें हमारे रेलवे या जो रेल का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में देखने को मिलते हैं। जो रेल का जो डेवलपमेंट है, रेल ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो खासकर जो स्टीम इंजन है उसका इनोवेशन और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस करने के लिए जो रेलवे एक काफी अच्छा माध्यम के रूप में उसे हम देख सकते हैं। जो स्टीम इंजन होते हैं उनको डीजल और जो इलेक्ट्रिक इंजन है उन्होंने रिप्लेस किया है। उसके कारण क्या हुआ है, जो रेल की स्पीड और जो उसकी गति है उसमें काफी अधिक मात्रा में इजाफा हमें देखने को मिलता है। आज के दिनों में हम फास्ट ट्रेन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड हमें लगभग 500 से 550 या 600 किलोमीटर पर हावर भी देखने को मिलती है। खासकर जो चाइना है, चाइना में जो बुलेट ट्रेन है उसका विकास काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में अहमदाबाद टू मुंबई ये एक बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है उस पे काम चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 2022-23 के आसपास यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है उसकी ट्रैवलिंग आप देख सकते हो। देखिए जो रेल का जो नेटवर्क है वो खासकर प्लेन एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। खासकर अगर हमारे इंडिया की बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये राज्य देखने को मिलते हैं, उस एरिया में काफी अधिक मात्रा में जो रेल नेटवर्क है वो डेवलप होता हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर से वही रीजन है, जो प्लेन एरिया होता है वो फ्लैट होता है, वहां पे जो भी ट्रैक्स हम बनाते हैं उसका जो लागत खर्च है वो काफी कम आता हुआ हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिनों में जो कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उसके आधार से जो डिफिकल्ट एरिया है, डिफिकल्ट माउंटेन एरिया है, वहां पर भी हमने जो रेल के ट्रैक्स है उनको इस्टेब्लिश या विकसित किया है। जो हमारा इंडिया है उसका रेल नेटवर्क काफी अच्छी तरह से डेवलप होता हुआ हमें देखने को मिलता है। जो हमारा इंडिया है उसका जो रेल नेटवर्क है इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ साइड में और एक डू यू नो हमें देखने को मिल रहा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। द ट्रेन फ्रॉम जिंगजियांग टू लासा एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर। तो देखिए जिंगजियांग और जो लासा जो ये दो स्थल है, इन दो स्थलों के बीच में एक ट्रेन गुजरती है। वो जो हाइट है वो लगभग हमें 4000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। एक पॉइंट पे तो उसकी हाइट हमें 5072 मीटर देखने को मिलती है। मतलब इतनी ऊंचाई पर आज के दिनों में हमने जो रेल के जो ट्रैक्स है उनको इस्टेब्लिश किया हुआ देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे ये जो डू यू नो है इसमें जो भी फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी फैक्ट पे कई सारे क्वेश्चन इन पास्ट में पूछे हुए हमें देखने को मिलते हैं। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो यहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेल नामक जो रेलवे सिस्टम है ये विश्व की
सबसे लंबी रेल सिस्टम के रूप में इसे हम देखते हैं। और ये जो रेल सिस्टम है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका आंसर है रशिया में। और रशिया के किन महत्वपूर्ण दोनों शहरों को जोड़ने का काम करती है, तो वो है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया के वेस्ट में आता है, और दूसरा है व्लादिवोस्टोक जो कि पैसिफिक कोस्ट है उस एरिया में हमें देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पर हमें रशिया का मैप देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे वेस्ट में यहाँ पे हमें सेंट पीटर्सबर्ग ये पॉइंट, ये शहर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से इस प्रकार से जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इस प्रकार से मूव करती हुई या कैरी करती हुई या ट्रैवल करती हुई हमें देखने को मिलती है, और उसका आखिरी पॉइंट है व्लादिवोस्टोक, और यहाँ पे हमें पैसिफिक सी देखने को मिलता है। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं, विश्व की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। ये जो फैक्ट है इसको आपको काफी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे वाटरवेज की। सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेयर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over a long distance. They are mainly of two types. One is inland and second is sea routes. Navigable rivers and lakes are used inland waterways. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes of North America and River Nile in अफ्रीका। तो देखिए जो वाटरवेज होते हैं उसको काफी प्राचीन काल से हम उसको इस्तेमाल में लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी सिंधु संस्कृति थी उस संस्कृति में भी हमने जो वाटरवेज थे उसका इस्तेमाल किया हुआ हमें देखने को मिलता है। और जो वाटरवेज के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे कम लागत वाला ट्रांसपोर्ट के रूप में उसे हम देख सकते हैं। और वाटरवे के थ्रू हम जो हेवी गुड्स है उसी समय बल्कि गुड्स इन दोनों को भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं ओवर दी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसी कारण जो विश्व का 80 to 85% जो भी ट्रेड होता है वो खासकर जो सी रूट्स होते हैं उसी मार्ग से होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब ये जो वाटरवे होते हैं वो हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज खासकर जो भी देश है उस देश की जो भी बाउंड्री है उसके बीच में हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है और इस नदी में जो भी वाटरवे होगा उसे हम कहेंगे इनलैंड वाटरवे। तो उस प्रकार का जो भी वाटरवे होता है वो उसे कहा जाता है इनलैंड वाटरवे। और इनलैंड वाटरवे हमें खासकर नदी, सरोवर, डैम और जो कैनल होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। दूसरा होता है सी वाटरवे जिसे हम इंटरनेशनल वाटरवेज भी कह सकते हैं। जो सी वाटरवे होता है वहां पे विश्व का सबसे अधिक मात्रा में जो ट्रेड होता है, ट्रेडिंग की जो भी आवागमन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी मार्ग से होता है। इस चीज को आपको भी ध्यान में रखना है। जो हमारा इंडिया है उसमें कुछ इनलैंड वाटरवेज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे पाए जाने वाले जो ग्रेट लेक्स है वहां पे भी हमें इनलैंड वाटरवेज देखने को मिलते हैं। जो अफ्रीका है उसमें जो नाइल नदी है उसके थ्रू भी काफी अधिक मात्रा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द मर्चेंडाइज एंड गुड फ्रॉम one country to another country. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York and Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in यूरोप। तो देखिए जो सी रूट होते हैं जैसा कि हम बात कर चुके हैं, तो देखिए जो सी रूट होते हैं जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं उससे विश्व का सबसे अधिक मात्रा में ट्रेड या जो व्यापार होता है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसी एरिया से जो गुड्स होते हैं मोस्टली उनका ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और इस एरिया में खासकर जो मर्चेंटाइज गुड होते हैं, जो मतलब व्यापारी वस्तुएं होती है, उनका ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो रूट्स होते हैं वो जो पोर्ट्स होते हैं या बंदरगाह होते हैं उससे कनेक्ट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अगर विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्ट्स है उनकी यहाँ पर हम बात करें
तो एशिया में हमें सिंगापुर और मुंबई ये पोर्ट देखने को मिलते हैं। न्यूयॉर्क और जो लॉस एंजलिस है ये पोर्ट हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका में हमें रियो दी जानेरो ये पोर्ट देखने को मिलता है और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे हमें डरबन और जो केप टाउन है ये महत्वपूर्ण दो पोर्ट देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमें सिडनी पोर्ट देखने को मिलता है और यूरोप में हमें खासकर लंदन और जो रोटरडैम है ये सबसे महत्वपूर्ण दो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। वाटरवेज के बाद अब यहाँ पर बात करेंगे एयरवेज की। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th century. It is also most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in the most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, coals and medicine. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and कैरो। तो देखिए जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, जो एयर के थ्रू मतलब आकाश से हमें देखने को मिलता है, उस प्रकार का जो आवागमन होता है उसे कहा जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जो एयर ट्रांसपोर्ट है इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जो एयर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है या जो विकास है वो खासकर हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। लेकिन जो एयर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एयर के थ्रू भी जो भी लोगों का आवागमन हमें खासकर देखने को मिलता है वो काफी एक्सपेंसिव वे में हमें देखने को मिलता है। इसका रीजन है यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल यूज किया जाता है उसका काफी अधिक मात्रा में कॉस्ट हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है फॉग और जो स्टॉर्म्स होते हैं उसके द्वारा भी उसे बैडली अफेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए तब बन जाता है जिस किसी भी एरिया में अगर वहां पर हमें पहुंचने के लिए वहां पे ना तो रोड हो ना रेलवे हो, तो उस एरिया में उस रिमोट एरिया में पहुंचने के लिए हमें एयर ट्रांसपोर्ट की सहायता होती है और उसके माध्यम से हम किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं। उसी समय जो हेलीकॉप्टर एक एयर ट्रांसपोर्ट का मोड हमें देखने को मिलता है, वहां पे जो कोई भी एरिया इनएक्सेसिबल हो मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहां पर पहुंचना लगभग नामुमकिन हो, उस एरिया में हम हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंच सकते हैं। खासकर जो क्लैमिटीज होती है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उसी समय जो फूड होता है, जो वाटर कॉल्स और जो मेडिसिन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफी सहायक या कारगर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो एयरपोर्ट्स के बीच में होता है। अगर यहाँ पर हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की बात करें तो उनमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरो ये कुछ एयरपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। साइड में यहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर की पिक्चर देखने को मिल रही है और इस हेलीकॉप्टर से किसी भी एक टेरेन एरिया में हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे आखिर में यहाँ पर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर. The advancement in the field of the communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, education, as well as entertainment. Through newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass मीडिया। तो देखिए जो कम्युनिकेशन होता है या जो कम्युनिकेशन की एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो मैसेज है या जो भी विचार है या जो भी वो कहना चाहते हैं उस चीज का आदान प्रदान होता है और उस चीज को दोनों लोग सही प्रकार से समझ लेते हैं। उस प्रकार की एक्टिविटी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसमें काफी अधिक मात्रा में विकास खासकर हमें जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ
तब देखने को मिलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक एरिया से दूसरी एरिया में काफी इजी वे में खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी समय दूसरे एरिया की जो भी जानकारी है, उस एरिया की जानकारी हम हमारे एरिया में विद इन सेकंड आज के दिनों में ले सकते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, उसका इस्तेमाल हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करने में करते हैं। उसी समय जो एजुकेशन होता है उस फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है, और उसी समय जो इंटरटेनमेंट है, जो मनोरंजन है, उस चीज के लिए भी कम्युनिकेशन का काफी अधिक मात्रा में हमने इस्तेमाल देखा है। आपने कई बार मास मीडिया ये वर्ड सुना होगा। तो मास मीडिया हम किसे कहते हैं? देखिए, जो न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो होता है या टेलीविजन, मतलब हमारा जो टीवी होता है, उसके द्वारा एक ही समय पर हम लाखों लोगों के बीच जो हम कहना चाहते हैं, जो भी मैसेज हम लोगों के बीच में स्प्रेड करना चाहते हैं, उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो उस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज होती है उसे कहा जाता है मास मीडिया। मतलब एक ही समय पे एक ही जगह से हम लाखों लोगों के बीच एक ही बात जब कहते हैं और वो जो बात है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है, तब उस प्रकार का जो भी पूरा सिस्टम होता है उसे कहा जाता है मास मीडिया। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, underground water, mineral wealth, weather forecast, disaster warning. Now we can send electronic mails, emails through internet. Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provide with the worldwide information and interaction, but has also made our life more comfortable. Now we can reserve a ticket for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at the home. तो देखिए, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको काफी अधिक मात्रा में गति देने का काम जो सैटेलाइट है उसने किया। सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अर्थ है उस पे एक जगह से दूसरी जगह पे कभी भी कहीं भी कोई भी मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकंड। तो उसके कारण जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से हम एक्सप्लोरेशन इस चीज को भी देख सकते हैं। उसी समय सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट और जो डिजास्टर वार्मिंग है, इस चीज के बारे में इन डिटेल में इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से हम समझ सकते हैं और अपने आप को उस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज के दिनों में हमें ईमेल्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी कहते हैं, एक प्रकार का एक पत्र होता है, मतलब एक प्रकार का ये मैसेज होता है जिससे हम विद इन सेकंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे डिलीवर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इंटरनेट की सहायता लेनी होती है। उसी समय आज के दिनों में हम मोबाइल फोन्स देखते हैं जिन्हें हम वायरलेस टेलीफोन भी कहते हैं। उसके माध्यम से विश्व में हम कहीं भी किसी भी प्लेस पे कॉल कर सकते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व आज आपकी मुट्ठी में हमें देखने को मिलता है। जो इंटरनेट है उसके माध्यम से आप घर बैठे ही जो रेल है, जो एयरवेज है, उसके टिकट बुक कर सकते हैं। उसी समय सिनेमा और जो होटल है उसके लिए भी अपनी सीट वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन है उसमें रिवॉल्यूशन होने के कारण, एक प्रकार से क्रांति आने के कारण आज के दिनों में जो हमारा जीवन है काफी आसान बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर विश्व का मैप हमें देखने को मिल रहा है, और इस मैप में हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो सी पोर्ट्स है और उसी समय जो एयरपोर्ट्स है उनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये रेड लाइन है वो हमें एयर रूट्स को दिखाने का काम करती है, और जो डॉटेड लाइन है वो हमें विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सी पोर्ट्स को दिखाने का काम करती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी है। इस प्रकार से ये देखिए किस प्रकार से एक नेटवर्क बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब विश्व का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे आज हम ट्रैवल नहीं कर सकते या आज वहां पर उस प्लेस पे हम जा नहीं सकते। तो विश्व के किसी भी प्लेस से किसी भी एरिया में आज के दिनों में हम
ट्रैवल कर सकते हैं। इसको जरा अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि जो मैपिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन डिटेल में नहीं जाना है। जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सिटीज है या जो देश है उनकी जो राजधानियां है उनको कनेक्ट करने वाले एयरवेज या उस एरिया में अगर एयरपोर्ट या उस एरिया में कोई पोर्ट हमें देखने को मिलता हो तो उसको जरा देख लेना है। इसी के थ्रू आपका अच्छी तरह से मैपिंग हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारा जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूँ।